अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। आज आप सब लोग मिल के मेरे साथ दुआ करें कि आपको कभी किसी सरकारी अस्पताल में ना आना पड़े, वैसे तो किसी हॉस्पिटल में ना आना पड़े। अल्लाह ताला तमाम बलाओं को, तमाम आफात को, तमाम बीमारियों को आपसे दूर रखे, ये तो हम सब दुआ करते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में भी आपको कभी किसी सरकारी अस्पताल में ना आना पड़े, ये दुआ कीजिए आज सब मिलके। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका अंदाज़ा आप इस समझ से लगाइए कि तमाम सरकारी और टीचिंग अस्पतालों के अंदर पंजाब में तब्दीली सरकार ने इलाज मुआलजे की सहूलियात, जो टेस्टों की सहूलियात है, उसमें होशरुबा इजाफा कर दिया है। वो एक्सरे जो कभी फ्री हुआ करता था, अब उस एक्सरे की कीमत तकरीबन 1600 रुपये मुकर्रर कर दी है। वो एंजियोग्राफी जो सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए बड़े सब्सिडाइज रेट पे होती थी, उस एंजियोग्राफी की कीमत हार्ट पेशेंट्स के लिए 45,000 रुपये कर दी गई है। सीबीसी टेस्ट इंतहाई महंगा कर दिया गया है। जिस किसी ने ये जांच पड़ताल होनी है कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं है, तो यकीनन आप लैब का रुख करते हैं। तो लैब्स के अंदर होने वाले ये जो टेस्ट हैं, जो नॉमिनल प्राइस के ऊपर हुआ करते थे, एक ज़माने में तो फ्री हुआ करते थे, अब उनकी कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। तो फिर सरकारी अस्पताल जिन्हें मसीहाई करनी थी आवाम की, अब वो आम आदमी के, आम मरीज़ के कातिल बन गए हैं। तो फिर ऐसे में कौन सरकारी अस्पताल का रुख करेगा? इस पर तुर्रा ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो इलाज की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत सारे टेस्टों के मामलात के अंदर सरकारी अस्पतालों से कीमतें कम है। नोटिफिकेशन का इजरा किया तब्दीली सरकार ने और उसका इत्तलाक भी कर दिया है। मरीज सरकारी अस्पताल की दहलीज पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरेगा नहीं, जान नहीं देगा, तो फिर क्या करेगा? इस वक्त एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है। वैसे तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर सरकारी अस्पतालों में रुख करने वाले पेशेंट्स, पूरे पंजाब से आने वाले पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बुजुर्ग से पहले बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस तमाम तर मामले के अंदर। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। आज बखैर है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने, तब्दीली सरकार ने, और इलाज मुआलजे की सहूलियात, टेस्टों की सहूलियात, इसमें होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है कीमतों में, कैसे देखते हो हुकूमत के इस इक़दाम? इसको ये तो आंधी हुकूमत है, इसको नज़र कुछ नहीं आता। क्यों? ये अस्पताल बने हुए मरीजों के लिए, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। को गरीबों के इलाज मुफ्त होना चाहिए। देखो जो अमीर है वो तो पैसा खर्च सकता है, गरीब कहाँ जाए? ये तब्दीली ऐसी है, गरीब को तबाह करना है। ये तब्दीली ऐसी है, गरीब को तबाह करना। हम टैक्स, बिलों में टैक्स देते हैं, हर बिल में टैक्स देते हैं। पानी के बिल में टैक्स है, सुई गैस के बिल में टैक्स है, और बिजली के बिल में टैक्स है। वो टैक्स हमारे कहाँ जाते हैं? वो कौन ले जाता है हमारे टैक्स? ये एक आम आदमी का सवाल है, आपको पता है हज़रत? देखो एक मेरी बात सुनो, हमें सहूलत मिलनी चाहिए। बाहर के मुल्क में जाए ना, जो टैक्स उनसे सहूलत मिलती है, यहाँ कोई सहूलत, जुल्म ही जुल्म है, जहाँ जुल्म ही जुल्म है। हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो इंटरनेशनली भी वो फ्री होती हैं या सब्सिडाइज्ड होती हैं। आम आदमी को सेहत की सहूलियात फराहम करना ये बुनियादी फरीज़ा होता है, हुकूमत का फर्ज है। तो ये जो तब्दीली सरकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये तो दावे किया करती थी कि ये आम आदमी के लिए काम करेगी, आम आदमी को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करेगी। तो सेहत की सहूलियात बुनियादी ज़रूरत नहीं है? इसको यू टर्न लेने की आदत है ना, वो यू टर्न में हो गया ना। ये यू टर्न लिया, ये यू टर्न लिया, उसके मुखालिफ काम किया। तो ये यू टर्न तो किसी भी सूरत मुझे आम आदमी के लिए उसके हक में दिखाई नहीं देता। किसी के भी हक में की, ये तो अमीर के भी हक में, गरीब के हक में नहीं है ना, गरीब आदमी के हक में है ना अमीर के भी हक में नहीं है। ये जो सेहत कार्ड का इजरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि सेहत कार्ड 15,000 और उससे कम की जो उजरत लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उन लोगों के लिए सहूलत फराहम की है। इस सेहत कार्ड को इस तमाम तर सूरत हाल में कैसे देखते हैं आप? नहीं तो वो सेहत किसी को देंगे, किसको देंगे? अपने अजीजों को देंगे और किसी को देंगे? नहीं, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है ना कि 15,000 या उससे कम जिसकी तनख्वाह है वो सेहत कार्ड का इस्तेमाल कर सकेगा, लेकिन जिसकी तनख्वाह 30, 35, 40 या 50,000 या 1 लाख रुपए भी है, वो किस तरह से? गायनी के पेशेंट के लिए जो सी सेक्शन है उसका प्रोसीजर भी तकरीबन 1 लाख से जायद कर दिया। वो 1 लाख वाले को मिलेगा, 15,000 को नहीं मिलेगा। वो 50,000 रुपए वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पहुंच ही नहीं है, उसकी वहाँ तक पहुंच ही नहीं है, उसको किसी ने जाने नहीं देना वहाँ तक। अच्छा, अभी आपके साथ कोई पेशेंट आए हुए हैं आपके साथ, या आप खुद पेशेंट के तौर पे? मैं मोहरा का मरीज हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं 2 घंटे से खर्च हो रहा हूँ यहाँ से, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हाँ जी, आखिर उन्होंने कहा जो वो डॉक्टर चले गए, अब दूसरे कमरे पर लाना। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप धूप सेंक रहे हैं? फिर नहीं, अब हम जा रहे हैं ना, अभी हम बाहर निकले थे, तो कल फिर देखेंगे। मायूस लौट रहा है? क्यों?
महसूस। कहाँ से आए हैं आप? मैं दुर्गा वाला से आया हूँ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं। ज़रा सबसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि राइट लेफ्ट कितनी बड़ी तादाद के अंदर पेशेंट्स हैं, और अगर घुमा के दिखाएं तो वहाँ भी सीढ़ियों के अंदर भी पेशेंट्स बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खुद पेशेंट हैं या किसी के साथ आए हैं? मेरी वाइफ है पेशेंट। आपकी वाइफ पेशेंट है, तो किस वार्ड के अंदर है? वो मेडिकल वार्ड नंबर 1। मेडिकल वार्ड में है। क्या दिक्कत उठाना पड़ रही है आपको? दिक्कत तो खैर डॉक्टर देख रहे हैं, लेकिन शुगर के टेस्ट पे टेस्ट दिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। आपको पता है टेस्टों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, दुगनी हो गई। हाँ जी बिल्कुल। मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे, मुझे सब मालूम हो रहा है। परसों MRI भी मैंने करवानी है। MRI की कीमत क्या हो गई? वो तो मालूम नहीं, अभी सिर्फ टाइम लिया परसों का। अब देखें आगे क्या परसों होगा तो फिर पता चलेगा, है ना? ऐसा ही है लेकिन सर। मजबूरी है ना, अब क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही है सर। सेहत तो इम्पोर्टेंट है, इलाज तो कराना है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। नहीं है गुजारा, बिल्कुल नहीं है। तो क्या फिर हुकूमत मजबूरी से फायदा उठा रही है? मजबूरी से फ़ायदा बिल्कुल उठा रही है। इससे अच्छा तो वही हमारे लिए शहबाज शरीफ था ना, कम से कम सफाई भी मिलती, सब कुछ मिलता था, हमारे लिए इलाज तो बेहतर था ना। याद आ रहे हैं शहबाज शरीफ? सारी बात हम पहले से भी उसके आप भी उसके थे। आपको भी याद आ रहे हैं शहबाज शरीफ? सबको आनी चाहिए। मेरी वाइफ है इधर, मैं अभी इमरजेंसी में होकर आ रही हूँ ECG करवा के। हर बेड पे 2-2 3-3 वैसे के वैसे ही हैं। वही जो कहते थे कि एक बेड पे एक मरीज होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, उसी तरह जैसे पहले कंडीशन थी वही कि वही काम चल रहा है। एक बेड पे 3-3 मरीज तो अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो 6 माह में अभी तक तो 1% भी नज़र नहीं आ रहा कि अच्छा हुआ। वो बैनर लगे हुए जी, हमने वो बेहतर कर दिया मरीजों के लिए, तमारदार बैनर की हद तक है वैसे के वैसे। वही कैमरामैन अगर आपको घुमा के दिखाएं तो सूबाई वजीर सेहत की तस्वीर भी लगी हुई है और विक्ट्री का निशान है उसके ऊपर। देखिए उन्होंने विक्ट्री बना रही है, बिल्डिंग वही है। इसका मतलब है उन्होंने मरीजों के दिलों को फतह कर लिया क्या? बिल्डिंग वही है तो बैनर लगा दिए हैं, बिल्डिंग वही है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप इधर आए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सवाबी से आए जी। किपी कैसे। मेरा भांजा ने कल इधर एक्सीडेंट हुआ है। इसका कपड़े जो थे वो मैंने आज सुबह 10 बजे कैंची के साथ काटे अपने मरीज से। वो नेहरू में अभी वार्ड में पड़ा है। अभी भी उसका अच्छा, चादर आप स्वाबी से केपी से आए हैं? चादर भी उसने बदल नहीं किया सुबह से। वो अभी आप जाके ये कैमरा लेके जाओ, वो खूना अभी उसमें पड़ा है। अच्छा, कपड़े उससे आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम असद मुनीर है। असद मुनीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपी के अंदर थी, तो वो कहते हैं केपी के अंदर मामलात क्या मुख्तलिफ है पंजाब से? KPK में उसने काम किया है। केपी में काम किया है? काम किया है, वो इतना नहीं किया है जितना वो दिखा रहा है, जितना बयान कर रहा है, जितना मीडिया में दिखा रहे हैं। इतना काम नहीं किया है। वैसा इस तरह काम है। इस तरह हम देखता है ना। रात को वो लेके आए 3 बजे इधर हॉस्पिटल में। अभी तक मैंने कैंची से, नर्स ने हमको कैंची दिया, मैंने उससे वो शर्ट काटे, उससे बदबू जा रहा था। वो पसीना खून जो था अभी तक उसमें था। ये डॉक्टर का काम उसको कोई अटेंड नहीं कर रहा। जो वो प्रेशर टेटर में उसको लेके गया था तो उसको लाजिम चाहिए था कपड़े, तो अब तो काटो ना। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा 3 महल्ले का घर है और मुझे इन्होंने 27,000 रुपया गैस का बिल डाला। ये आपके सामने है। अच्छा चलें, ये तो गैस का बिल है ना। अभी आप हॉस्पिटल के अंदर आए हैं? जी आए हैं, ब्लड प्रेशर चेक करवाया। वो अभी कहते हैं आधे घंटे बाद दोबारा आना, फिर आपको चेक करेंगे। कोई मेडिसिन नहीं दे रहे। उसका 140 है भाई का ब्लड प्रेशर। अटेंड कोई नहीं कर रहा? नहीं, वो कह रहे हम आपको ऐसे मेडिसिन नहीं दे सकते। जी जी सर, क्या बोले हर चीज। आप पेशेंट हैं या किसी के साथ आए? मैं अपनी वालदा के साथ लेके आया हूँ इधर। कम से कम 4 दिन में 22,000 रुपये की दवाइयाँ मैं बाहर से लेके आया हूँ। 4 दिन में टोटल टेस्ट बाहर से हो रहे हैं। अभी भी मेरे पास सीधे भी जेब में हॉस्पिटल के अंदर कोई टेस्ट नहीं हो रहा? 1-2 होता है, बाकी बाहर भेज देते हैं। अच्छा कर रहे हैं, बाहर से करा रहे हैं। वही ना, क्योंकि यहाँ पे तो बाहर से भी महंगे हैं। इधर जो किया है सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे एक टेस्ट हुआ है। बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा पॉकेट खत्म हो जाए, फिर पॉकेट खत्म हो जाए। अभी तो आप पॉकेट खत्म होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग खत्म हो जाएंगे खुदा न खास्ता। नहीं, आप पॉकेट खत्म होने की बात कर रहे वो हैं। एड़ियाँ रगड़ रगड़ के लोग यहाँ पे जान दे देंगे अगर इसी जो है वो पैसों के ऊपर, इसी कीमत के ऊपर इलाज मुहैया करना चाहिए ना। हमारी माम को ऐसे ही होना, इसी तरह ही हो रहा है। इसी तरह ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उन्होंने जो सांस लेने वाली मशीनें भी नहीं इनके पास अवेलेबल। सिर्फ 3-4 मशीनें हैं। लोग जो है ना पल्स से वो अपने आप मरीज को करते हैं, ऐसे पंप करते हैं, फिर जाके 8 घंटे पंप करना पड़ता है, फिर जाके उनको वो ICU में जाके दाखिल करते हैं। वो मशीनें नहीं उनके पास, वो ऑक्सीजन वाली। बिल्कुल सही है जी। जरा आगे बढ़ते हैं। लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, पेशेंट्स के कर्ब से गुजर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम तो समझते थे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन के लिए मेहमान खाने बनाए हुए हैं
और खूब आओ भगत की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो लोग चटाई बिछाकर ज़मीन पर बैठे हुए हैं। लवाहिकीन इनसे कुछ बात करता है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। माजी आप पेशेंट हैं या आप किसी को लेके आई हुई हॉस्पिटल? मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। आप रहती कहाँ है? मैं फतेहगढ़। फतेहगढ़ से आई हुई हैं। हाँ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। मेरे ते मेहरबानी की जा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को जो है वो सेहतियाब कर दे। बहुत खराब है कि पुत्र, मेरा आसरा उस बच्चे तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह ताला आपके बच्चे को ज़िंदगी दे, सेहत दे। अभी क्या मुश्किल उठाना पड़ रही है आपको हॉस्पिटल में? इलाज की सहूलत आपको मुफ्त मिल रही है? कुछ अंदरों भी देंगे ने, कुछ मुल भी लेनिया पे। कोई टेस्ट कराया भी आपने? टेस्ट बच्चे तो कराने गए ने। बच्चे मेरे बच्चे को नज़र एक बारी मारो, मेरा बच्चा एक बारी देखो। मेरा बच्चा कंडीशन ठीक नहीं है? नहीं, मेरे बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है। अभी इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही है हॉस्पिटल की तरफ से? मेरे बच्चे का इलाज नहीं, और कहते पिछली रीढ़ की हड्डी मोहरे मेरे पुत्र दे कुट कुट के उन्हें इट्टां दे नाल ना फेर दिता। मेरा बच्चे का इन्ना थल्ले ताड़ कम नहीं करता। लत्तां दा मांस जड़ा भुरदा जांदा है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आपके घर में कमाने वाला कौन है? मेरे घर कमाने वाला एक 18-16 साल का बच्चा है। वही बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं नहीं, वो बड़ा सी, उस तो छोटा कमादा है। असं मकान का किराया दे लईदा है। एक बच्चा है उनके उत्ते है बस। तो इस मैनू आसरा किसी का नहीं पुत्र है। मैं कहनी कोई मेरे बच्चे का इलाज करा दे। मेरे दुआ बढ़िया दे, मेरे को आसरा ही कोई नहीं। सब्र करें, अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआ है। आप मामलात देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लोग आते हैं लवाहिकीन, इनका बेटा यहाँ पर है और आंखों से आंसू जारी ना हो तो फिर क्या हो, क्योंकि बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं ना। किससे मदद मांगे, किससे मुनसिफी चाहें, कोई किससे मसीहाई मांगे? हुकूमत अरबाब इख्तियार जिनको इनका मसीहा बनना था वो तो बिजली गिरा रहे हैं इनके ऊपर, मरीजों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो फिर इनकी हेल्प कौन करेगा? देख रहे हैं आप, ये तब्दीली सरकार आ गई है। पीछे भाई बैठे इन्होंने पूछो मेरे बच्चे की पोजीशन की हैगी। मेरे बच्चे बड़ी पोजीशन है। इमरजेंसी जब तक हम इमरजेंसी में रहे, इमरजेंसी में तकरीबन मेडिसिन फ्री थी। जब हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया तो वहाँ पे हमें तकरीबन जो इंजेक्शन वगैरह जो भी लिख के देते हैं मेडिसिन, वो हमें बाहर से मजबूरी में लेनी पड़ती हैं। ठीक है, टेस्ट वगैरह हैं, कुछ टेस्ट जो होते हैं वो बाहर से होते हैं, जो उनको इमरजेंसी चाहिए होते हैं वो इमरजेंसी से फ्री करवा लेते हैं, बाकी जो होते हैं वो हमें बाहर से करवाने पड़ते हैं। तो अब तक कितनी लागत आ चुकी है इन टेस्टों के ऊपर? तकरीबन सर जी कुछ नहीं तो 5 से 6 हज़ार रुपये तकरीबन। 5 से 6 हज़ार है। और अब मैं कल सुबह से लेके वाइफ को यहाँ पे आया हूँ। शुगर का उनको शुगर छूट हो गई थी उनकी, तो लेके आया हूँ। तो तकरीबन कल से 5 से 6 हज़ार रुपये मैं लगा चुका हूँ। सफाई सुथराई सही है, इलाज की सहूलियात बिल्कुल ठीक है, दवाइयाँ सस्ती हैं? सर जी दवाइयों का तो इशू एक अलहदा है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत माशाल्लाह केयरफुली हैं। ठीक है, उनसे वो हमें कोई शिकायत नहीं है। जो सफाई है ना उसका ज़रा यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है। बकाया डॉक्टर्स जो हैं वो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। दवाइयों का मसला है वो हमें कुछ बाहर से लेनी पड़ती हैं और कुछ हमें अंदर से मिल जाती हैं। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, माजी की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, इंसाफ की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। इलाज की सहूलियात जो है वो तो बिल्कुल सस्ते दामों भी क्या, दाम होने ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल मुफ्त फराम करनी चाहिए सरकार को। नेशनल हेल्थ सर्विसेज किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या बिल्कुल सब्सिडाइज्ड नॉमिनल रेट के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पर जो कीमत मुकर्रर की गई थी साबिका हुकूमत की तरफ से, उसको भी अब डबल कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये चेहरे जो है खुशी से यकीनन स्पार्कल नहीं, खिलखिला नहीं रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, मजबूरी के तहत आए हैं। बिल्कुल सामने एक साहब और दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप ज़रा मेरे पास आ जाए, करीब आ जाए। क्या प्रॉब्लम है? आपसे बात करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हुआ, क्या परेशानी क्या आपके चेहरे पे? बहुत परेशान लग रहा है। मेरी वालदा नहीं ठीक है सर। वालदा ने मुड़ के जो बीमार हुई है ना, मियाँ मीर हॉस्पिटल लैके गए हैं। उत्थे 7-8 दिन उन्होंने रखे है। अज तो सानू उन्होंने शिफ्ट इतने करता। करीबन 2 घंटे हो गए ना सानू, असी इतने जलील होना है। कोई अजे तक नहीं सानू पूछन डे। एक डॉक्टर को बुलाने कहता और पूछेगा, दूसरे को करते क्या है? मैं फेर ही करना हूँ, सौदा बेचना हूँ। कितने पैसे कमा लेता है? 200-300-400 रुपये कमा लेना। 200-400 दिहाड़ी का कमाता है। हाँ। आपकी वालिदा को क्या मसला है? नमूनिया होया वे, छाती का फंक्शन होया वे। तो यकीनन उसकी जांच के लिए कोई टेस्ट भी कराने पड़ेंगे? हाँ तशखीस के लिए? बिल्कुल,
उन्होंने लिख के दिते ने आना वेखो मैं तो वो टेस्ट करा लिया आपने? अजे तो कोई टेस्ट नहीं करा उन्होंने कीते ने जो भी किया होना टीका लेके दिता बाहरों लैके आया वेखो सामने ही। लेकिन टेस्ट तो कराने पड़ेंगे। वो तो जो लिख के देंगे तो कराने तो पैने ही नहीं, मजबूरी है वालदा जी। हाँ मजबूरी है, अब क्या करे, वालदा है ना, वालदा से बड़ी नेमत तो नहीं है ना कोई। तो कुछ कहना चाहेंगे खान साहब से? कुछ नहीं, मैं की कहना, यही कहना भी मेहरबानी उन्होंने साड़ी वालदा अच्छी हो जाए, खुशी खुशी घर जाइए, रो रू के पिट के हट कुटे हैं। ये जो एटम बॉम्ब गिरा रहे हैं ना, आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश है और वज़ीर आज़म इमरान खान। पता है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं? जी अल्लाह का शुक्र है उनको। सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि वज़ीर आला है कौन पंजाब का। सर जी बस अब क्या बताएं, अब हमने वोट तो उनको दिया है, अब आपकी मेहरबानी है अगर उनकी हम पे बिजली ये ना गिराएं। एक तो ये यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्री होनी चाहिए दवाई, ठीक है, और उसके अलावा हमारे लिए कुछ मेहमान खाने बना दी जाए। यकीन माने आप कि रात का हमें 11 बजे के बाद अंदर जाने दिया जाता है और सुबह जो है ना गार्ड जब आके बदतमीज़ी करके उठाते हैं हमें वहाँ से, बदतमीज़ी करके हमें वहाँ से उठा जाते हैं। लेडीज़ होती हैं ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, इधर भी नहीं बैठने देते, ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा कोई इंतज़ाम कर दें ताकि मरीज़ आएँ, उनके साथ जो लवाहिकीन आते हैं वो ताकि सुकून से बैठ सकें, ये हमारी गुजारिश है उनसे। एक क्विक ब्रेक लेंगे जी, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। इससे पहले पेशेंट्स को क्या मुश्किलात हैं आपने जाना है। इस वक्त मेरे साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मौजूद है, आतिफ मजीद चौधरी साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है YDA पंजाब के, वो भी हैं। यहाँ पर डॉक्टर महमूदुल हसन साहब भी हैं, अरशद भट्ट साहब जो पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर है। इनसे बात करेंगे कि YDA अपने इंटरेस्ट को की खातिर तो बाहर निकलती है सड़कों पे, अब जब पेशेंट्स का इंटरेस्ट है, आम आदमी का इंटरेस्ट है, उन्हें बहुत मुश्किलात है, इलाज महंगा हो गया है, इलाज की सहूलियात जो है सरकारी हस्पतालों के अंदर पेशेंट से छीनी जा रही है, तो इनका क्या मौक़िफ़ है? आतिफ साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच सबके वक्त के लिए कि आप लोग आए हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हमेशा सड़कों पे होती है अपने मुतालिबात मनवाने के लिए, अब एक आम पेशेंट के लिए इलाज इतना महंगा कर दिया गया है, तो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन आम आदमी के लिए भी निकलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कहा कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन हमेशा सड़कों पर होती है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा बिल्कुल नहीं होती। पूरे साल के अंदर 1-2 दफ़ा हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं अपने मुतालबात के लिए, वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब रही बात पेशेंट्स की, अगर आपने हमारे पहले कभी एजेंडा देखा हो या यंग डॉक्टर्स का वो एजेंडा जिस पे हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमेशा पेशेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो टॉप ऑफ द एजेंडा होता है, हमेशा टॉप पे। 2017 के अंदर जो सबसे बड़ी प्रोटेस्ट हुआ था उसका जो टॉप जो एजेंडा था वो था 1 बेड 1 पेशेंट, जिसके ऊपर और हमने उसके ऊपर रिटर्न गारंटीज ली थी गवर्नमेंट से कि वो 1 बेड 1 पेशेंट का एक पूरा पेपर जो वर्क है वो करेंगी। अब रही बात कि अद्वियात की कीमतों की, अगर हम यंग डॉक्टर्स ना हों, हम YDA वाले ना हों, तो आपको ये भी पता ना चले कि हेल्थ डिपार्टमेंट अद्वियात की कीमत बढ़ा चुका है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपको पता है कि अद्वियात की और प्रोसीजर्स की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? देखिए, बिल्कुल 100% अंदाज़ा है, क्योंकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशंस हैं वो हॉस्पिटल्स में आते हैं और हम लोगों को इसका पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ने कितनी ज़्यादा अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। डॉक्टर साहब, एक एक्सरे जो है वो पहले कितने में हो जाता था? देखिए, जब हमने वो दौर भी देखा है कि एक्सरे फ्री होता था, हमने वो दौर भी देखा कि एक्सरे की 600 कीमत लगी, अब 2000-2500 तक एक्सरे होगा, 2500 रुपए में एक्सरे होगा, जो एक्सरे कभी फ्री हुआ करता था, जो फ्री हुआ करता था। और एक सीटी स्कैन कितने में होगा सर? एक सीटी स्कैन जो किसी ज़माने में 3 से 4 साल पहले फ्री होता था, शहबाज शरीफ साहब ने इसकी कीमत स्टार्ट की, उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश की और YDA ने ये प्राइवेटाइजेशन रोकी। अब ये गवर्नमेंट आते ही उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर शहबाज शरीफ साहब चलते रहे हैं। अब वही सीटी स्कैन जो कभी फ्री होता था, शहबाज शरीफ साहब ने उसकी 3000 कीमत की, इन्होंने 6000 कर दी। एक जो CBC का टेस्ट है वो तो कितने में होता है? सीटी स्कैन, CBC, ये देखिए, ये तमाम टेस्ट, सारे टेस्ट तकरीबन डबल हो गए ना, फ्री होते रहे थे, इनकी कीमत का तयन किया गया, कम कीमत रखी गई और अब कीमत इतनी बढ़ा दी गई है कि वो आम गरीब आवाम के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसे अफोर्ड करे। सरकारी अस्पताल में एंजियोग्राफी कराने के लिए 25,000 से 45,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। देखिए, ना सिर्फ 25,000 से 45,000 देना पड़ेगा, बल्कि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट सेटअप के अंदर दी जा रही हैं वो प्राइवेट सेटअप के बिल्कुल बराबर नहीं है। उसे गंदा बेड मिलेगा, गंदा माहौल मिलेगा, उसे जो डेट है वो 2 माह के बाद की मिलेगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट
किस पेशेंट तबके को एड्रेस कर रही है। बिल्कुल सही। क्या उन्हें मेरी अभी पेशेंट से बात हुई है डॉक्टर साहब, डॉक्टर महमूद साहब, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स हमें ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अंदर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली नज़ला डॉक्टर्स पे गिरता है, तो कैसे एड्रेस करेंगे पेशेंट्स के इन रिजर्वेशन? देखें, गवर्नमेंट से शहबाज शरीफ के दौर में भी हम कहते थे कि एक प्रोसीजर होता है, पूरी दुनिया एक प्रोसीजर को फॉलो करती है। एक जीपी सिस्टम होता है, जीपी सिस्टम से लोग रेफ़र होते हैं, वो आपके ओपीडी में आते हैं, फिर इमरजेंसी में आते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी सेकेंडरी बन ही नहीं पाया। नज़ला ज़ुकाम वाले मरीज़ का इस इमरजेंसी में कोई काम नहीं। इट इज़ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। यहाँ पे जो मरीज़ सिक है उसका काम है, एक गला हरा वाले मरीज़ का इधर कोई काम नहीं। उसका काम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बिल्ड किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट का उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। एक्चुअली हम लोग ना डिजीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं, प्रिवेंशन पे नहीं जाते। हेपेटाइटिस सी आ गया, उसका इलाज करो, लेकिन हेपेटाइटिस सी रोकना किस तरह, कोई हमारी गवर्नमेंट का इस तरह कोई लाया अमल है ही नहीं। डॉक्टर साहब इसको रोक, ये तो सारी आगे की बात है ना, ये होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। इस वक्त फौरी तौर पे जो हुआ है वो ये हुआ है कि बम गिरा दिया है पेशेंट के ऊपर और कत्लेआम हो रहा है मरीजों का, जो इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि सरकारी अस्पताल में कोई आया ही ना? नहीं सर, मैं आपको दोबारा ना एक दूसरा रुख दिखाता हूँ। दरवाजे बंद कर रहे हैं सरकारी, इसका एक दूसरा रुख दिखाता हूँ। आज इस अस्पताल में तकरीबन 90 ऑपरेशन हुए हैं। इस हॉस्पिटल में 90 ऑपरेशन हुए हैं, 90 के 90 कामयाब हुए हैं। बात यह है, मैं अरशद भट्ट साहब भी यहाँ पर मौजूद है पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन से, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, तनख्वाहदार तबका है, वो इतने पैसे कमाते नहीं है। एक टेस्ट अगर कराना पड़ गया 45,000 रुपये का, तो पता आपको कितने माह की तनख्वाहें लग जाएंगी? 3-4 महीने की तनख्वाह लग जाएगी, और उसके बाद वो खाएगा क्या, वो अपने आप को रिकवर कैसे करेगा? सवाल ये है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल हेल्थ सर्विसेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुक्र अदा करते हैं आपका कि आपने इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं। ये जो बर्डन है ये वहाँ पे पड़ेगा। अगर अवाम को इतनी पेमेंट दे के सरकारी हॉस्पिटल में आना है तो वो प्राइवेट से रुजू करेंगे। वहाँ पे सोसाइटी के जो वेलफेयर हॉस्पिटल बने हैं उस पर काम हो रहा है, उस पर मुनासिब कीमत में टेस्ट भी हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रखने का फ़ायदा ही नहीं है। ये तो ये ख़त्म करने जा रहे हैं सिस्टम, इतना पैसा लगा के, इतने मामला करके। हम ये कहते हैं कि इसको बेहतर करें, ये बेहतर नहीं जा रहा है, ये इसको नुकसान की तरफ जा रहा है। अगर मरीज़ों को सही रिलीफ नहीं मिलेगा, पेमेंट भी आएंगे, हर बंदा पेमेंट कर नहीं सकता। यहाँ पे पेशेंट वही आता है जो नॉट अफोर्डिंग होता है। फोर्डिंग वाले तो प्राइवेट भी चले जाते हैं, नॉट फोर्डिंग तो यहाँ आते ही नहीं है ना सरकारी हॉस्पिटल, बिल्कुल आते नहीं है। क्यों? सूरत हाल बड़ी मखदूश होती है। जैसे डॉक्टर आतिफ साहब ने कहा है कि बेड्स अच्छे नहीं होते हैं, कंडीशन ठीक नहीं होती। यहाँ पे तो वो आता है जो बेचारा कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, मैं समझौता कर रहा होता है। ऐसे ही है जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल आतिफ साहब ऐसे ही है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं ना लोग यहाँ पे, क्योंकि कम पैसों के अंदर हो जाता है। अच्छा, फिर ये इंसाफ सेहत कार्ड भी तो आ गया है। देखिए, गरीब ने तब्दीली के लिए वोट दिया था और हम भी उन डॉक्टर्स में शामिल हैं जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया था, और हम तब्दीली नेगेटिव होगी हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। तमाम तर सूरत हाल में सेहत कार्ड कहाँ खड़ा हुआ है, उसका क्या फ़ायदा है सर? अभी तक सिर्फ थ्योरी में है या खबरों के अंदर है, उसके अलावा प्रैक्टिकल कोई फ़ायदा नहीं। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि सेहत कार्ड जो है ना वो 15,000 से कम जो सैलरी के लोग हैं ना उनको मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं जिसकी 50,000 भी सैलरी है वो 1 लाख का सी सेक्शन 14,000 का डायलिसिस कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हेल्थ फैसिलिटीज़ शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ऊपर आपकी ज़ीरो कॉस्ट होनी चाहिए या इतनी कॉस्ट होनी चाहिए जो सारे बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, मुझे डर लग रहा है डॉक्टर साहब, यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो पेशेंट्स मैं देख रहा हूँ ना, बेचारे ऐसे ही इनके अपने ये जो लवाहिकीन साथ आए हुए होते हैं पेशेंट्स, इनके कहीं यहाँ दहलीज के ऊपर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर ना जाएँ। मैं देखें इस चीज़ का डॉक्टर आतिफ के साथ एक वार्ड को मैनेज करता हूँ। हमें अंदाज़ा है कि लोगों के पास तो खाने के लिए पैसा नहीं होता जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो लोग मर रहे होंगे पेशेंट, और वो सीटी स्कैन के लिए 5,000, 10,000, डायलिसिस के लिए 14,000 देंगे? ये इनह्यूमन है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया में पूरा एक स्केड्यूल्ड होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ देते हैं। सब आपको अच्छा लगेगा ये जब पेशेंट्स यहाँ पे बेचारे फरियाद कर रहे होंगे यहाँ पे अपने इलाज के लिए से दर्द से करा रहे होंगे और उनके पास पैसे नहीं होंगे पे करने के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना वो जो ये लाना चाह रहे थे ना MTI, ये सिर्फ उसी की दूसरी शक्ल है। ठीक है, जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन के नाम पे ये इदारों को प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं, ये उसकी तरफ पहला कदम है। ठीक है, उसके अंदर इदारों को ये प्राइवेटाइज़ करेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन जो एक लोड गिरना था पब्लिक के ऊपर उसको वो स्टेप वाइज गिराना चाह रहे हैं, जिसके अंदर ये पहले इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है कि टेस्ट की और जो बाकी रेडियोलॉजी की जो चीज़ें हैं उनकी इन्होंने पैसे जो है ना, इसका मतलब ये है कि स्टाफ भी सफ़र होगा, जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है वो भी सफ़र होंगे। ये प्रॉपर जिन्होंने एक्ट बना के लेके आना चाह रहे हैं उसकी प्रॉपर डिटेल जो है ना वो हमने शेयर भी की हुई है लोगों के साथ। सदर साहब से VC ने वाइस प्रेसिडेंट से भी पूछे ना कि YDA कब एक्शन लेने जा रही है और कब हमें सड़कों पर नजर आएगी पेशेंट्स के लिए, आम मरीज के लिए?
देखिए, पहले भी मैंने आपको मेंशन किया कि जब भी हम सड़क पे निकले हैं तो हमारा जो टॉप ऑफ द एजेंडा जो चीज़ होती है, पॉइंट होता है, वो हमेशा मरीज़ होते हैं। सर, ये पेशेंट्स खड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, ये सामने सारे इतनी बड़ी तादाद के अंदर है, ये आपसे सुनना चाह रहे हैं कि हमारे हक की खातिर कब डॉक्टर साहब बाहर आएंगे। मैं मैडम यास्मीन राशिद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जो ऑर्डर को फौरी वापस लें, वरना हम YDA वाले डेफिनेटली रोड्स के ऊपर होंगे। कब होंगे? देखिए, अब जो टाइम फ्रेम है वो तो हमारी पूरी तंजीम है जिसको बैठ के लाहे अमल वो देती है। नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, इन नेक्स्ट वीक, इसी हफ्ते के अंदर, कब? शायद नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में हम रोड नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स अगर ये चीज़ें वापस रिटर्न ना हुई। आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कब होंगे सड़कों पे? इंशाल्लाह हम जो इशू है ना MIT वाला और ये जो रेट इंक्रीज किए गए हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल उससे सब्सिडी दी जाए। कब होंगे सर, आप कब एक्शन? इंशाल्लाह YDA के शाना होंगे। कब? इनके साथ। कब? जब ये चाहेंगे। जब ये चाहेंगे इंशाल्लाह। आपकी तो अलहदा तंजीम है ना? नहीं, हम इनके साथ हैं जी। पैरामेडिक्स बिल्कुल YDA आतिफ चौधरी के साथ है, महमूद साहब के साथ है और पूरे वतन के साथ चलेगी इंशाल्लाह। कोई भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके अंदर हम एक लाया अमल देंगे, जिसके कब होगी कॉन्फ्रेंस? वो इंशाल्लाह विद इन वीक्स जो है ना, वो हम उसको वीक्स। हाँ जी, विद इन वीक्स या विद इन अ वीक? देखिए, मेरी बात सुने, अगर मसले से काम नहीं लेनी आप, सीधी सी बात है, नेक्स्ट वीक में हमारी GC की मीटिंग है, ठीक है ना, जनरल कौंसिल की, उसी में डिसाइड हो जाएगा, एक दिन में 2 दिन में, जिस वक्त हम आना चाहते हैं ना, हम देखना चाहते हैं कि आपने क्या हिकमत अमली देखी। नेक्स्ट वीक में जनरल कौंसिल की मीटिंग है, जनरल कौंसिल डिसाइड कर देगी किस तरह जाना है, पहले बैनरिंग करनी है, सीधा प्रोटेस्ट पे जाना है, किस कुछ चीज़ें जिस तरह आतिफ ने एक बड़ी प्यारी बात की, आप विजिलेंट रहेंगे, हम विजिलेंट रहेंगे ना, और हम जब प्रोटेस्ट पे आएंगे ऑफकोर्स उससे पहले इंशाल्लाह काम हो जाएगा, वापस हो जाएगा इंशाल्लाह। रेहान भाई, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप और हम इसके ऊपर अगर एक्शन लेते हैं तो ये वापस होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम नहीं चाहते हैं, हमारा हमेशा से ये लाहे अमल रहा है कि हम पहले मज़ाकरात करते हैं, पहले गवर्नमेंट को वार्न करते हैं, मज़ाकरात करते हैं, मज़ाकर के टेबल पे उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम रोड्स पर आते हैं। हम इलिटरेट जाहिल लोग नहीं हैं कि जो एक असला उठाया और वो जूते उठाए और रोड पर आ गए। हमारा एक लाहे अमल है, हम वो पूरा करेंगे। हम गवर्नमेंट को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। डॉक्टर्स रात यहाँ पे खड़े हुए हैं, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स यहाँ पे खड़े हैं। हम देखेंगे कि आम पेशेंट के हक में कब ये बाहर निकलते हैं और कब ये डिसीजन वापस होता है। एक क्विक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ होंगे, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक व्यूअर्स, इस वक्त साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके दौर में तो प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हुई थी या अद्वियात कुछ महंगी हुई थी, अब तो बाकायदा डबल हो गई हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्लियर कर दूं कि ना हमारे दौर में प्राइवेटाइजेशन की कोई कोशिश हुई है और ना ही अद्वियात महंगी हुई हैं। और शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत वो दौरे हुकूमत था कि जब वो अद्वियात जो महंगी तरीन अद्वियात होती हैं, जिन्हें सिर्फ उमरा और इस मुल्क के टॉप ब्यूरोक्रेट्स खाते हैं, वो पंजाब के तूल अर्ज़ में गरीब मजदूर किसान के लिए फ्री अवेलेबल की गई थी। और ये बात मैं रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ और चैलेंज करके कर रहा हूँ कि कोई दुनिया के शख्स आके इसको झूठा साबित करे कि हमारे मेरी मिनिस्ट्री के जो अस्पताल थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के, उनमें जो अद्वियात पिछले 2 सालों में प्रोक्योर की गई, जिनकी कमाई अभी तक ये हुकूमत खा रही है, क्योंकि इन्होंने एक टेडी पैसे की कोई दवा अब तक जो है वो प्रोक्योरमेंट उसकी नहीं की, खरीदारी नहीं की, वही दवाएँ अब भी चल रही हैं। आप किसी THQ DHQ में जाएँ, इवन BHU में जाएँ, इवन RHC में जाएँ, किसी पंजाब के तूल अर्ज़ में आपको बेहतरीन दवा जो है वो मुफ्त वहाँ पर अवेलेबल होगी। इस तब्दीली सरकार की मैं क्या बात करूँ कि वो कहते हैं कि बस इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बातें किया करते थे, YDA के साथ मिलकर स्ट्राइकें किया करते थे और आज वो तमाम काम कर रहे हैं जिसके लिए स्ट्राइकें किया करते थे। और आप ये देखें, जो आपने रेट्स लिस्ट मुलाहिजा की हो, ये बेसिकली क्योंकि बातों की कमाई खाने के आदी हैं, प्रैक्टिकली ये 0/0 किस्म के लोग हैं। ये चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज इतना महंगा और मुश्किल कर दिया जाए कि गरीब आदमी जो है वो वहाँ का रुख ना करे और इनको कोई काम ना करना पड़े। आज YDA को स्ट्राइक करनी चाहिए। देखिए, मैं तो ना कल किसी को स्ट्राइक करने के लिए कहता था, ना आज किसी स्ट्राइक का हामी हूँ, लेकिन जब आप लोगों को दीवार से लगाएंगे, जब आप अस्पतालों की निजकारी वाक़ईतन करेंगे और अपनी जान छुड़ाएंगे, और लोग जो पिछले 15 साल से सरकार के मुलाजिम हैं उनको आप एक रात में कहेंगे कि अब आप सरकार के मुलाजिम नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली वो सड़कों पर तो निकलेंगे। निकलना चाहिए भी YDA को। एक बंदा जब सरकारी मुलाजिम है, आप उसका राइट कैसे ख़त्म कर सकते हैं? डिफ़िकल्टी क्या है ख्वाजा साहब, आपके दौर के अंदर एक एंजियोग्राफी का टेस्ट जो है 15,000 रुपये का था, अब वो 45,000 रुपये कर दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वही टेस्ट आपका तकरीबन 16,000-17,000 में हो जाता है, मतलब प्लस माइनस 4-5,000 रुपीज़। तो डिफिकल्टी क्या है? हमारे दौर में जो जिस NGO को आप 15,000 का कह रहे हैं ना, वो NGO के भी आप चेक कर लें कितने लोग थे जो पैसे देते थे। फ्री पेशेंट की तादाद बेशुमार थी और चंद एक ऐसे लोग होते थे जो डेफिनेटली जिनका इलाज फ्री नहीं होना चाहिए। आज भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका इलाज फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी अक्सरियत आज भी वही है कि जिनका इलाज फ्री होना चाहिए। अब आप देखें
देखें कि हमने उन तमाम इश्यूज़ पर काबू पाने के लिए आवाम को कभी तंग नहीं किया था। इस हुकूमत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। इस हुकूमत की पॉलिसी यह है कि आवाम का खून इतना निचोड़ो कि आवाम बिलक बिलक कर कर मर जाए। सर अभी आम पेशेंट का, आम मरीज़ का सवाल है जो बड़ी डिफ़िकल्टी के अंदर है, और मुझे नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कहीं मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों की दहलीज़ के ऊपर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर ना जाएँ। तो मुझे बताएं कि YDA तो एहतजाज करती है या नहीं करती है, उनका अपना एक का लेना देना है। आप करेंगे बतौर अपोजिशन एहतजाज करें? देखें, बात यह है कि ये एहतजाज वाली तो बात ही नहीं है, तो उससे आगे बात चली गई है। एक शख्स जिसका बेचारे को, जिसकी तनख्वाह 15,000 है, आपने उसको सोई गैस का बिल 20,000 भिजवा दिया। बिजली आपने पिछले 1 साल में इतनी महंगी कर दी है कि उसको 20,000 बिजली का भी बिल आना है। अब जिसकी तनख्वाह 15,000 है उसको 40,000 तो बिल आ गए। फिर जब वो बीमार होगा, बेचारे को दिल का अटैक होगा, वो इलाज कराने जाएगा, तो आप उसे कहेंगे 2.5 लाख रुपये बाईपास का दे दो, तो वो यहाँ खुदकुशी करेगा, यहाँ डाके मारेगा, या फिर मैं कहता हूँ कि पता नहीं क्या करेगा। तो इनको को खुदा का खौफ होना चाहिए, कोई शर्म आनी चाहिए। मदीना की रियासत का मतलब ये नहीं है कि लोगों को फाके मार दो। मदीना की रियासत में अगर एक कुत्ता भी भूखा रहता था तो उसका हुक्मरान सोता नहीं था, और यहाँ हमारा हुक्मरान रात को पता नहीं मैं क्या कहूँ कि कौन सी रियासत में मशगूल होते हैं। और हाल इनका ये है कि इनको नोबेल प्राइज़ लेने की पड़ गई है, इनको इंडियन पायलट छोड़ने की पड़ गई है। जो पाकिस्तान का हाल हो रहा है, जो एक सूबा जो पंजाब की बैकबोन है, उसको किसके हवाले किया हुआ है? नोकिया 3310 के हवाले कर दिया। कोई खुदा का खौफ करे, कोई शर्म आया करे। सब एक प्रिविलेज आपके पास है कि आपके पास ये फोरम है जो मैं अपने पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, आपके पर्सपेक्टिव में पंजाब असम्बली, यहाँ आप जाते हैं, यहाँ भी कोई ऐसा क्वेश्चन रेज करेंगे? देखें, जब ये इशू हमारे पास आएगा, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही आना है, जो आपने सारा इशू अभी उठाया है, तो ओपोजिशन इसकी ना सिर्फ डट के मुखालफत करेगी, बल्कि हम मेक श्योर करेंगे कि हम कोई ऐसी लेजिस्लेशन जो है वो पास ना होने दें जिसका असर डायरेक्टली गरीब आवाम पर। लेकिन अभी तो सर नोटिफिकेशन होकर अमल दरामद भी हो गया है। देखें, बात यह है कि कैसी लेजिस्लेशन, बात यह है कि असल तो लेजिस्लेशन के बगैर ये हो नहीं सकता। जो ये ऑटोनॉमी देने की बात कर रहे हैं, जो बिल पेश कर रहे हैं, वो जब तक स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू नहीं आएगा उस वक्त तक जो प्रोसीजर्स और इलाज मुआलजे के अंदर कीमतें बढ़ाई हैं वो तो हो गया ना, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसका अमल दरामद भी शुरू हो गया। देखें, डंडा इस वक्त उनके हाथ में है, और जो आप लोगों के साथ हाल जा रहा है, आप माने ना माने, आपकी जुबान बंद है। आपसे मुराद सिटी 42 नहीं है, क्योंकि आजकल आप तो बहुत सुन रहे हैं, और मेरा ख्याल हमारे खिलाफ तो ट्वीट्स भी हो रहे हैं। सिटी 42 ही जो है वो उनकी तबीयत घर पे नागवार गुजर रहा है, ट्वीट्स भी कर रहे हैं लोग। मैंने आज देखा पंजाब हुकूमत को भी ट्वीट करना पड़ता है। जिस तरह इस हुकूमत का एक माँ बाप नहीं है ना माशाल्लाह, और ये वो बीवी है जिसके 4 शोहर हैं। गवर्नर चौधरी जो सरवर साहब इस बीवी के शोहर हैं, उस 3310 उस्मान बरदार इस बीवी के शोहर हैं। अली खान साहब बेचारे वो नैब की हिरासत में, वो इस हुकूमत के शोहर हैं। चौथे एक और शोहर है, उनका मैंने नाम नहीं लेना। तो मकसद है जिस बीवी के 4 शोहर हो, वो बेचारी किसके साथ बसेगी? बातें करते थे सादगी की, ये सादगी आप देख रहे हैं। ये सारा प्रोटोकॉल जो यहाँ अंदर आके खड़ा है, हमारे दौर में ये प्रोटोकॉल बाहर होते थे, हम लोग बीइंग मिनिस्टर पैदल आया करते थे। आज ये प्रोटोकॉल यहाँ तक आ गए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये अंदर तक जाएंगे। और लोगों को जो शौक जिन लोगों को चढ़ा था ना तब्दीली का, वो अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी तेज़ी से उतर रहा है। सब इस पर्टिकुलर मैटर पे बीइंग एक्स मिनिस्टर हेल्थ, करंट मिनिस्टर हेल्थ को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन? मैं उन्हें ये कहूँगा कि खुदा का खौफ करें। आपका प्राइवेट क्लिनिक बिल्कुल चलता होगा, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सारी उम्र आपने काम तो किया नहीं, सियासत ही की है। आप थोड़ा सा लोगों को रिलीफ देने की पॉलिसी अपनाएं। ये बड़ा आसान होता है कि सब कुछ लोगों की जेब पर डाल दिया जाए। हुकूमत का काम सब्सिडाइज करना होता है इशू को, हुकूमत का काम लोगों को ईज आउट करना होता है, हुकूमत का काम लोगों को देना होता है, ना कि उनसे छीनना होता है। ये वो हुकूमत आ गई है कि जिस तरह वो कहते थे ना कि एक गांव में कफन चोर पकड़ा गया, उसके बाद वो दूसरा आया, वो कफन भी चोरी करता था और मुर्दा भी बाहर निकाल लेता था। तो ये वो हुकूमत है जो कफन भी चोरी करती है और मुर्दा भी बाहर निकाल लेती है। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। करंट मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद से रब्ते की कोशिश की है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो लाहौर में अवेलेबल नहीं है, वो फैसलाबाद में है। बहरकैफ उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, टाइम लेने की कोशिश करेंगे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, और क्या इस फैसले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यू टर्न ले सकती है। क्योंकि आम आदमी, आम पेशेंट ये इस्तफसार कर रहा है कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर बहुत सारे मामलों पर यू टर्न ले लेती है, तो अवामी फलाह का जो मामला होता है उस पर भी PTI को यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि हस्पतालों के अंदर सूरत हाल बहुत दिगरगू है, मरीज़ बहुत परेशान है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।